शांत रहें और आगे बढ़े। यूक्रेन का खार्किव रूसी गोलाबारी के नीचे मजबूती से टिका हुआ है। जैसे ही खार्किव में रूस के वसंत आक्रमण की खबर शुक्रवार को खार्किव में फैलनी शुरू हुई, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर दहशत में नहीं आया। लोगों को बाहर निकालते हुए कारों का कोई कारवां नहीं देखा गया है। खार्किव के कैफे में होने वाली बातचीत ही शहर के उत्तर में चल रही भारी लड़ाई के बारे में चिंता का एकमात्र संकेत है। खार्किव के कुपियांस्क जिले में विल्खोवत्का समुदाय के सैन्य प्रशासन के प्रमुख येवगेन शापोवाल शुक्रवार को अपने गांव लौटते समय शहर से होकर गुजरे, जो रूस के साथ सीमा के बगल में है। वहां हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। कुछ लोग घबरा रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा कब्जाधारी उन्हें चाहते हैं। हाँ, विस्फोटों को करीब से सुना जाता है और स्थिति आसान नहीं है। यह विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन है, शापोवाल कहते हैं। रूसी सेना ने कथित तौर पर सीमा पार लगभग 50,000 सैनिकों को केंद्रित किया है, संभवतः दक्षिण की ओर मोर्चा बढ़ाने और एक बफर जोन बनाने के प्रयास में, जिसका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सीमा पर यूक्रेनी हमलों को रोकने के साधन के रूप में इस साल की शुरुआत में वादा किया था। क्षेत्र, लेकिन शापोवाल को विश्वास नहीं है कि रूसी सेना अपने नियोजित आक्रमण से कुछ खास हासिल कर पाएगी। हमें सुसंगत रहना चाहिए और यूक्रेन की रक्षा सेनाओं पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए अगर वे कुछ हमला करने की कोशिश भी करते हैं, तो उन्हें वह प्रतिक्रिया मिलेगी जिसके वे हकदार हैं, उन्होंने टेलीफोन पर अल जजीरा को बताया। हाँ, कुछ स्थानीय सामरिक गतिविधियां और यहाँ तक कि कुछ बड़े पैमाने पर आक्रामक ऑपरेशन भी संभव है। लेकिन जहाँ तक खार्किव का सवाल है, मुझे विश्वास नहीं है कि इसे पकड़ा जा सकता है। सीमा के नजदीक पारंपरिक रूप से रूसी भाषी शहर खार्किव का युद्ध शुरू होने तक दशकों तक रूस के साथ मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। यह एक जीवंत आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र होने के साथ साथ यूक्रेन के भारी और रक्षा उद्योगों की राजधानी भी रहा है। इस प्रकार रूस के लिए इसका महत्व प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों रहा है। रूस अपने 2022 के आक्रमण में खार्किव पर कब्जा करने में विफल रहा, लेकिन उसने निवासियों के लिए जीवन को कठिन बना दिया। कुल मिलाकर युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस ने शहर में लगभग 44,000 इमारतों और बुनियादी ढांचे के टुकड़ों को नष्ट कर दिया है। पिछले साल के अंत में रूस ने खार्किव और आसपास के क्षेत्र के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए, विशेष रूप से इसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे के साथ साथ सड़कों और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसमें लंबी दूरी के ग्लाइड बम, ड्रोन और हथियारों की एक श्रृंखला के साथ दैनिक बमबारी का अनुभव हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल। रूस आगे नहीं बढ़ा, इसलिए उसने शहर के ऐतिहासिक केंद्र सहित विशेष रूप से भयंकर गोलाबारी की एक नई रणनीति लागू की। खार्किव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के उप प्रमुख येवगेन इवानोव ने अप्रैल में अल जजीरा को बताया, लक्ष्य क्षेत्र को नष्ट करना, लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना और सभी काम और जीवन को समाप्त करना है। रणनीति तर्कसंगत नहीं है। यह क्षेत्र को रहने लायक नहीं बनाने पर केंद्रित है। इस नए रूसी आक्रमण के साथ खार्किव के उत्तर पश्चिम में लड़ाई और अधिक तेज हो गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि रणनीति क्या होगी। एक सैन्य विशेषज्ञ और डिफेंस 24.pl वेबसाइट के मुख्य उपसंपादक जैकब पालोव्स्की कहते हैं, खार्किव पर सीधा हमला काफी असंभावित है क्योंकि यह एक बड़ा शहर है। यूक्रेन के पास वर्तमान में एक संगठित सेना है और आश्चर्य की अनुपस्थिति में ऐसे शहर की रक्षा काफी प्रभावी होगी। उनका कहना है कि यह बताना मुश्किल है कि रूस खार्किव क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहता है। यह डोनबास क्षेत्र के समान एक नए पूर्ण पैमाने के मोर्चे का उद्घाटन हो सकता है। ऐसी कार्रवाइयां जिनका उद्देश्य एक सीमित क्षेत्र पर कब्जा करना और यूक्रेनी सैनिकों को एक स्थान पर जमा करना होगा, ताकि उनका उपयोग कहीं और न किया जा सके, या आगे के आक्रमणों के लिए परिस्थितियां बनाना। इस बीच खार्किव शांत रहता है और आगे बढ़ता है। फ्रीडम स्क्वायर पर शहर के प्रशासनिक भवन के सामने अप्रैल में लगाए गए ट्यूलिप पूरी तरह खिल गए हैं और शहर का सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन निर्बाध रूप से जारी है। स्थानीय संग्रहालय प्रदर्शनियों की मेजबानी करते हैं।
स्कूलों को मेट्रो स्टेशनों में भूमिगत संचालित किया जाने लगा और एक का निर्माण हाल ही में भूमिगत किया गया है। जिंदगी चलती रहती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से खार्किव ने लगभग 700,000 निवासियों को खो दिया है, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनका कहना है कि उन्हें शहर की परवाह है और वे इसके विकास में निवेश करना चाहते हैं। 37 वर्षीय गायक, उद्यमी और एंटोन नजरको ने कहा, कार्यकर्ता दोस्तों के एक समूह के साथ जो सम पीपल समूह बनाने के लिए एकजुट हुए, नजरको ने एक स्नीकर स्टोर खोला जहां ग्राहक अपने जूतों को स्टाइल और सजा सकते हैं, और दोस्तों के लिए आराम करने के लिए एक छोटा सा संगीत स्थल भी खोला। इसका पहला स्थान रूसी हमले में नष्ट हो गया था, लेकिन शहर के केंद्र में नया स्थान अब तक बरकरार है।